आज के लेक्चर वीडियो 34 में यानी आज के लेक्चर वीडियो 34 में हम लोग डीपीपी 9 को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने डीपीपी 8 का सॉल्यूशन किया था। डीपीपी 8 और डीपीपी 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसलिए जो लोग अभी तक डीपीपी 8 को सही से प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आप लेक्चर वीडियो देखकर सही से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज हम लोग डीपीपी 9 का सॉल्यूशन करेंगे। डीपीपी 9 भी महत्वपूर्ण है और यहां से भी आपके बोर्ड 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा था। लेकिन जो इसका सॉल्यूशन करने का टाइम होता है, सॉल्व करने में मात्र 4 से 5 सेकंड इसको लगता है, यानी 5 सेकंड सॉल्यूशन का समय है और 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। आइए हम लोग डीपीपी 9 को सॉल्व करते हैं। डीपीपी 9 को सॉल्व करने के बाद डीपीपी 8 का 2 क्वेश्चन बाकी रह गया था पिछले लेक्चर वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, जो कि डीपीपी 9 पर आधारित था, उसको भी हम लोग डील करेंगे। आइए डीपीपी 9 का पहला क्वेश्चन हम लोग, डीपीपी 9 का फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। तो ये हमारे पास एक पॉइंट दे दिए गए हैं, ये एक पॉइंट दे दिया, इसका नाम मैं रख देता हूं एम। यहां एक पॉइंट दे दिया गया, इसके नीचे यहां एक पॉइंट दे दिया गया और यहां एक पॉइंट दे दिया गया। इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। ये देखिए, ये नेटवर्क बन गया। अब इसमें एक कैपेसिटर दे दिया गया है, यहां भी एक कैपेसिटर दे दिया गया है, यहां भी एक कैपेसिटर दे दिया गया है और यहां भी एक कैपेसिटर दे दिया गया है और बीच से ये देखिए यहां भी एक कैपेसिटर दे दिया गया है, इस तरह का कैपेसिटर। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O है। सभी कैपेसिटर की धारिता दे दिया गया 4 माइक्रोफैराड। दिस इज 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड है और ये भी 4 माइक्रोफैराड है, ये देखिए। और ये हमारा पॉइंट N है। कहता है पॉइंट M और N के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो सोचिए, पॉइंट M और N के बीच समतुल्य धारिता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो डीपीपी 9 में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चारों एक ही टाइप का क्वेश्चन है और ये चारों मात्र 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा, देखिएगा और आपके दिमाग में आंसर सेट हो जाएगा। बस इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना, और वो कॉन्सेप्ट क्या मैं अभी बता रहा हूं। अगले चैप्टर में, करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, मैं आपको एक मशीन के बारे में पढ़ाऊंगा, एक सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, प्रतिरोध को मापने वाले एक यंत्र के बारे में मैं पढ़ाऊंगा और उस यंत्र का नाम हम लोग देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। ये देखिए, अगले चैप्टर में हम इस मशीन के बारे में पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा क्या, तो वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी जानिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिस्टम होगा जिसके द्वारा हम उच्च और निम्न प्रतिरोध को मापन करेंगे, यानी उसका मेजरमेंट करेंगे प्रतिरोध। इसमें होता क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध होता है और चारों प्रतिरोध एक समांतर चतुर्भुज के 4 भुजा के रूप में संचित रहता है। ये देखिए, इस तरह का इसमें होता है। ये एक पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहां पर एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, यहां पर ये तीसरा प्रतिरोध हमारा हो जाएगा। ये देखिए तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध हो जाएगा। ओके, इसका नाम R1 ले लेते हैं, इसका नाम R2 ले लेते हैं, ये हमारा R3 है और ये R4 है।
यहां से बीचों बीच हम क्या करते हैं, एक और प्रतिरोध लगा देते हैं। ये देखिए, ये R5 ले लीजिए, R5। इस पॉइंट का नाम ये रख लीजिए, आप M रख लीजिए। इस पॉइंट का नाम N रख लीजिए, इसका नाम P रख लीजिए, इसका नाम O रख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा एक सेल, इससे कनेक्टेड कर दीजिए। सेल भी कनेक्टेड कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये सेल हमने कनेक्टेड कर दिया यहां से। अब ये जो सिस्टम बना, ये सिस्टम, इसी सिस्टम को हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बोलेंगे, व्हीट स्टोन सेतु बोलेंगे। तो ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज होगा अगले चैप्टर में, क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, यहां पर मैं अभी बैटरी को हटा रहा हूं, सेल को हटा रहा हूं यहां से। अब देखिए, अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज की एक अवस्था होगी, उसको हम कहते हैं संतुलन की अवस्था। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में हो सकती है। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में कब होगी, व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में कब होगी? तो सुनिए, जब इस R1 और R2 का अनुपात, यानी R1 बटा R2, यानी R1 और R2 का अनुपात हम लेंगे, फिर R3 और R4 का अनुपात लेंगे, R3 बटा R4। जब R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा, इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज किस अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में। फिर से सुनिए, जब व्हीट स्टोन ब्रिज में R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा, तो व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन के अवस्था में होगा। देखिए, ऐसे भी हो सकता है R1 और R3 का अनुपात R2 और R4 के अनुपात के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि R3 यहां लाइए, R2 यहां ले जाइए, क्या होगा? R1 बट्टा R3, यहां हो जाएगा R2 बट्टा R4। तो जब R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा। अब जब व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा, तो क्या होगा? तो आंसर है, उस समय क्या होता है? उस समय पॉइंट P और पॉइंट O का विभव एक जैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी भी, इसलिए VP बराबर VO, यानी पॉइंट B का वोल्टेज और पॉइंट O का वोल्टेज बराबर हो जाता है। यदि यहां 10 वोल्ट है, तो यहां भी पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। कब? संतुलन की स्थिति में। वहां मैं प्रूव करके बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं अभी इसे बोल रहा हूं, वहां हम लोग प्रूव करेंगे। बस अभी हम ये न्यूमेरिकल बनाना, इसलिए मैं बता रहा हूं ऑरली। तो जब व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगी, संतुलन की अवस्था में कब होगी? जब R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा, तो ये संतुलन की अवस्था में होगी। और जब संतुलन की अवस्था में होगी, तो ये पॉइंट P और पॉइंट O का जो विभव है वो बराबर होगा। अब विभव बराबर होगा, तो बताइए इस सर्किट में, ये जो बीचों बीच एक सर्किट गया है, इसमें करंट फ्लो होगी? आंसर है नहीं फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का विभव समान है, दोनों बिंदु का, और चार्ज हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। समान बिंदु वाले विभव, समान विभव वाले बिंदुओं के बीच चार्ज का फ्लोइंग नहीं होता है। तो जब संतुलन की अवस्था में व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, तो P और O का विभव समान हो गया। इसलिए इस सर्किट में, जो बीचों बीच सर्किट गया है, R5 में करंट फ्लो नहीं होगी। यानी यहां IG बराबर 0। यानी इसमें यदि हम एक धारा मापी लगा दें, गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं करेगा, 0 करंट शो करेगा। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत बन गया। जब हम लोग किरचॉफ का लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पर उसके बाद हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को स्टडी करेंगे। तो माइंड में सेट कीजिए इतनी चीजें। क्या चीजें? कि जब R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा, तो व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा। और संतुलन की अवस्था में होगा, तो पॉइंट P और पॉइंट O का पोटेंशियल समान होगा। जो ही पोटेंशियल समान होगा, तो इस बीच वाले सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर से,
जब R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा तो व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा, और संतुलन की अवस्था में होगा तो इससे कोई करंट, बीच वाले सर्किट से करंट फ्लो नहीं होगी। अब उल्टा सोचिए, इस बीच वाले सर्किट से करंट फ्लो नहीं होगी, नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब पॉइंट O और पॉइंट P और पॉइंट O का पोटेंशियल समान है। अब पॉइंट O और पॉइंट P का पोटेंशियल समान कब होगा? जब व्हीट स्टोन ब्रिज किस में होगा? संतुलन में होगा। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज कब संतुलन में होगा? जब R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा। तो सीधा माइंड में इतना रखिए कि R1 और R2 का अनुपात बराबर हो, R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा तो व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में होगा, और बीच वाले सर्किट से कोई करंट फ्लो, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। ओके, अब यहां पर देखिए, अब हमने क्या किया, इसी रेसिस्टेंस को, यहां जो रेसिस्टेंस था, मान कोई भी रेसिस्टेंस, इसको हटाकर हमने कैपेसिटर लगा दिया C1, यहां R2 को हटाकर हमने लगा दिया कैपेसिटर C2, R4 को हटाकर हमने लगा दिया कैपेसिटर C4, R3 को हटाकर हमने लगा दिया कैपेसिटर C4, और इसको हटाकर हमने लगा दिया कैपेसिटर C5 लगा दिया हमने। ये देखिए C5 हमने लगा दिया। बताइए ये कौन सा है? व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं? ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये जो सवाल यहां पर दिया गया, देखिए दोनों फिगर को मिलाइए, दोनों कैसा लग रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है। ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी DPP 9 का जो पहला सवाल हमारा है वो अपने आप में एक क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब हमें देखना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज ये संतुलन में है कि नहीं है, संतुलन में है कि नहीं है। तो संतुलन में होने के लिए क्या होना पड़ेगा? C1 बटा C2 बराबर C3 बटा C4, यानी ये व्हीट स्टोन ब्रिज तब संतुलन में होगा जब C1 और C2 का अनुपात C3 और C4 के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो इतना तो श्योर है ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब हमें देखना है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। जरा देखिए, तो ये C1 है, ये C2 है, तो यहां पर देंगे चूंकि C1 बटा C2 बराबर C3 बटा C4। देखिए अब C1 कितना है? 4 है, C2 कितना है? 4 है, बराबर C3 कितना है? 4 है, C4 कितना है? 4 है। देखिए यहां 1 और यहां भी कितना आ गया? 1 ही आ गया, यानी C1 और C2 का अनुपात C3 और C4 के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। हम लोग लिखेंगे, अतः हम लोग लिखेंगे दिया गया चित्र एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जो संतुलन की अवस्था में है, जो संतुलन की अवस्था में। आइए हम लोग लिखते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, C1 C3 करने की जरूरत नहीं, वो देखने से पता चल जाता है। तो लिखेंगे दिया गया चित्र या नेटवर्क एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जो संतुलन की अवस्था में है, जो संतुलन की अवस्था में है, जो संतुलन की अवस्था में है। अब संतुलन की अवस्था में है तो पॉइंट P और पॉइंट O का पोटेंशियल क्या होगा? समान होगा। इसीलिए VP बराबर क्या हो जाएगा? VO, यानी पॉइंट O और पॉइंट P का जो विभव है वो समान होगा। अब विभव समान होगा तो इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए ये सर्किट, ये कैपेसिटर यूजलेस है। इसलिए यूजलेस है क्योंकि इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है ना।
लिखेंगे अतः पीओ वाला कैपेसिटर ये क्या है, यूजलेस है। अतः बीच वाले कैपेसिटर यूजलेस है। यानी ये जो बीच वाला कैपेसिटर ये यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि इससे कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है, ये बेकार है तो इसको क्या करेंगे, सर्किट से हम बाहर फेंक देंगे। क्योंकि जब ये बेकार है, इसका कोई काम ही नहीं है, तो इसको हम सर्किट से बाहर, तो इसको खोलिए यहां से और सर्किट के बाहर फेंक दीजिए। इसको आइए इसको खोलकर फेंक दीजिए, तो हमारा क्या बनेगा, देखिए खोलकर फेंकेंगे तो हमारा इस तरह से बनेगा। यहां मैं बना देता हूं, खोलकर फेंकेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट M है, ओके। ये एक कैपेसिटर यहां से एक कैपेसिटर लगा दीजिए, और एक कैपेसिटर यहां से लगा दीजिए। ये पॉइंट N है, ये देखिए पॉइंट P है, ये पॉइंट O है। दिस इज 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड है, और ये भी 4 माइक्रोफैराड, ओके। ये देखिए बीच वाले को हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉइंट O और P का पोटेंशियल समान है। क्यों समान है? क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में है। क्यों संतुलन में? क्योंकि C1 और C2 का अनुपात C3 और C4 के अनुपात के बराबर है। अब आइए देखिए, सिंपल सर्किट नहीं बन गया। अब M और N के बीच की निकाल लीजिए। M से चलेंगे, M से, दिस इज पॉइंट M। देखिए M से N के लिए कितना रास्ता है, 2 रास्ता, एक इस रास्ता से N तक और एक इस रास्ता से डायरेक्ट N तक। तो M से 2 रास्ता निकल रहा है N के लिए। ऊपर से चलिए, 1 2 कैपेसिटर आएगा। ये देखिए ऊपर से पहले जा रहे हैं, कहां पहुंच गए, N तक। नीचे से जाएंगे, ये देखिए ऐसे 2 कैपेसिटर आएगा, एक कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, कहां पहुंच गए, पॉइंट N पर। और सभी 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड, और ये भी 4 माइक्रोफैराड। देखिए सिंपल बन गया। अब ये दोनों श्रेणी में है। जब ये दोनों श्रेणी में है, तो दोनों के बदले हम एक सिंगल कैपेसिटर लिखें। ये दोनों श्रेणी में है, और श्रेणी में फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS बटा 1/C1 प्लस 1/C2। ये भी लगा सकते हैं, या तो नीचे वाला लगा सकते हैं, CS बराबर C/N। नीचे वाला ये तब लगेगा जब धारिता समान हो। आज देखिए ये भी 4, ये भी 4, धारिता समान है, तो CS बराबर हम लोग कर देंगे C/N। अब C कितना है, 4 है। N कितना है, तो कैपेसिटर संख्या 1 2 है, तो 2, देखिए 2 दूना 4। तो इस दोनों को श्रेणी क्रम में जब हम टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड। तो इस दोनों के बदले सिंगल हम कितना लिख सकते हैं, 2 माइक्रोफैराड। और ये दोनों भी देखिए नीचे वाला भी श्रेणी में, और 4 ही है, तो इस दोनों के बदले भी क्या लिख सकते हैं, 2 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं, ओके। दिस इज पॉइंट N। अब यहां पर देखिए दोनों 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ये किसमें आ गया, समानांतर आ गया। और समानांतर में CP बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2। यानी इस दोनों को जब टोटल निकालेंगे, 2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये देखिए 4 माइक्रोफैराड, ये आंसर हो गया हमारा। यानी इस जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखते ही इसको, इस जो ही C1 और C2 का अनुपात C3 और C4 के अनुपात के बराबर होगा, इसको यहां से फेंक देंगे। बाकी इसको श्रेणी में, इसको श्रेणी में करके दोनों को समांतर तरीका से ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा कि नहीं, देखिए। अच्छा एक चीज और, यहां पर 4 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब संतुलन में होगा। क्योंकि इसको उखाड़ कर तो हम फेंक ही देते हैं यहां से ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए सेम सब चीज वही रहेगा,
बस यहां पर 4 के जगह 10 है। ये देखिए 4 के जगह 10 है, 4 के जगह 10 है। ये 4 माइक्रोफैराड की जगह 10 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड की जगह 10 माइक्रोफैराड और अंदर 4 ही माइक्रोफैराड है। कहता है पॉइंट एम और एन के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए ये क्या है, अपने आप में एक हुई टेस्टून ब्रिज है या नहीं है। अब ये संतुलित है कि नहीं, देखिए 10/10, 10/10, इसका और इसका अनुपात 1, इसका और इसका अनुपात 1, दोनों बराबर है। तो जब अनुपात बराबर है तो ये टेस्टून ब्रिज संतुलन में होगा। अब संतुलन में होगा तो पॉइंट पी और ओ का विभव बराबर होगा, पॉइंट ओ और बी का विभव बराबर होगा, तो इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगी। तो ये जो 4 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है ये यूजलेस हो जाएगा। अब यूजलेस हो जाएगा तो इसको यहां से उखाड़ कर फेंक दिए। जब इसको उखाड़ कर, भाषा यही होगा, जब यूजलेस हो गया तो उखाड़ कर फेंक दिए। अब इस तरह का हमारे पास बचेगा, ये देखिए 10, ये भी कितना है 10, 10 माइक्रोफैराड, दिस इज ऑल्सो 10 माइक्रोफैराड, दिस इज ऑल्सो 10 माइक्रोफैराड। ये देखिए ये 10 माइक्रोफैराड। बीच वाले को हमने क्या किया, यहां से उखाड़ कर फेंक दिया। ओके, अब ये 10 है, 10 माइक्रोफैराड, ये भी 10 माइक्रोफैराड, केवल डिजिट चेंज हो रहा है, 10 माइक्रोफैराड, दिस इज 10 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों 10 10 श्रेणी में, तो 10 10 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। श्रेणी में करेंगे, ये भी 10 10 है, श्रेणी में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों समांतर में 5 5, दोनों को टैग जोड़ देंगे, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये देखिए ये आंसर हो गया 10 माइक्रोफैराड। यानी क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। बड़ा इजियर है। इसका पोज ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 नंबर आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 2018 में। इसका पोज लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कुछ नहीं करना है, हीट टेस्टून ब्रिज रहेगा तो सबसे पहले हमें देखना है कि C1 और C2 का अनुपात C3 और C4 के अनुपात के बराबर है कि नहीं। बराबर है तो बीच वाला को खोलकर दिखा देंगे, तो हमारा सिंपल सर्किट बन जाएगा। ऊपर वाला दोनों श्रेणी में हो जाएगा, नीचे वाला दोनों भी श्रेणी में हो जाएगा। तो ऊपर वाले दोनों को श्रेणी के हिसाब से जोड़ देंगे, नीचे वाले दोनों को श्रेणी के हिसाब से जोड़ देंगे। फिर जोड़ने के बाद ऊपर वाला और नीचे वाला समांतर में आ जाएगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे हम लोग उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक सर्किट दे दिया गया इस तरह का, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। यहां पर एक कैपेसिटर दे दिया गया है, यहां भी एक कैपेसिटर दे दिया गया है और यहां भी एक कैपेसिटर दे दिया गया है। ये देखिए, ओके। अब यहां से एक सर्किट निकाला जा रहा है और इसको यहां से कनेक्टेड कर दिया गया। फिर यहां से एक सर्किट निकाला जा रहा है, इसको यहां से कनेक्टेड कर दिया गया। सबकी धारिता दे दी गई है। इसकी धारिता दिया गया 12 माइक्रोफैराड, इसकी धारिता भी 12 माइक्रोफैराड, इसकी धारिता भी दिया गया 12 माइक्रोफैराड। क्या फर्क पड़ता है, इसकी धारिता कुछ भी हो, इसकी धारिता 12 माइक्रोफैराड और ये भी हमारा 12 माइक्रोफैराड है। देखिए कहता है पॉइंट M और N के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। अब सबसे पहले बताइए ये हुई टेस्टून ब्रिज है या नहीं। सोचिए, अभी हमने हुई टेस्टून ब्रिज कैसा दिखाया था, उस तरह का है। आंसर है नहीं है, तो ये हमारा हुई टेस्टून ब्रिज नहीं होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हमारा हुई टेस्टून ब्रिज ही है। अब आपको लगता होगा कि अभी आपने तो बताया कि हुई टेस्टून ब्रिज ऐसे 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 होता है, एक समांतर चतुर्भुज के रूप में होता है और बीच से एक कैपेसिटर रहता है।
तो वो हुई टेस्टोन ब्रिज होता है हमारा। तो ये तो ऐसा दिख ही नहीं रहा, तो ये हुई टेस्टोन ब्रिज कैसे होगा भाई? ये भी हुई टेस्टोन ब्रिज है, मैं आपको दिखाता हूं। देखने का नजरिया चेंज कीजिए। इस पॉइंट को मान लीजिए P और इस पॉइंट को मान लीजिए O। ओके, अब आइए इसको मैं हुई टेस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में ढालता हूं। है हुई टेस्टोन ब्रिज ही, बस इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग कर दिया गया। कैसे? देखिए, ये पॉइंट M है हमारा, ये पॉइंट M है। ओके, यहां पर पॉइंट मान लेते हैं P, ध्यान से देखिएगा। यहां पर पॉइंट मान लेते हैं N, यहां पर पॉइंट मान लेते हैं N, और यहां पर पॉइंट मान लेते हैं हम लोग O। ओके, अब आप चलिए देखिए M से, यहां से देखिए कोई रास्ता छूटे ना, M से P तक चलिए। M से कहां तक? P तक। तो M से P तक जाएंगे तो कितना कैपेसिटर? एक कैपेसिटर। तो M से P तक हम लोग चले, M से P तक आए तो एक कैपेसिटर यहां पर, ये देखिए एक कैपेसिटर 12 माइक्रोफैराड का, हालांकि सभी 12 माइक्रोफैराड है। ओके, तो M से P तक हम चल गए, याद रखिएगा P पर हम पहुंचे। अब M से एक और चलिए ऐसे, कहां तक? O तक। तो M से एक O तक भी है एक कैपेसिटर। तो ये देखिए M से O तक, M से O तक, M से O तक, ये ऐसे M से O तक कितना कैपेसिटर? एक कैपेसिटर। M से O तक कितने माइक्रोफैराड? 12 माइक्रोफैराड। ये देखिए, तो देखिए हम M से P तक गए और M से O तक गए, M से P तक और M से O तक। हम P पर पहुंचे हैं और O पर पहुंचे हैं। अब देखिए, एक है P से O तक, एक कैपेसिटर है P से O तक। ये देखिए ये P है और ये O है, तो P से O तक एक कैपेसिटर है, और ये कितना है? 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड। तो P से O तक, P से O तक एक कैपेसिटर 12 माइक्रोफैराड। अब P से एक देखिए डायरेक्ट कहां तक जा रहा है? N तक। तो P से एक N तक, तो ये P है और ये N है। P से एक डायरेक्ट N तक जा रहा है एक कैपेसिटर, ये देखिए 12 माइक्रोफैराड का। ओके, अब हम O पर आ चुके हैं। O से देखिए P से O तक गए थे, P से O तक गए थे। अब O से N तक भी एक कैपेसिटर है, ये देखिए O है, ये N है, तो O से N तक एक कैपेसिटर है 12 माइक्रोफैराड। देखिए यही है, इसी को हमने इस फॉर्मेट में ढाल लिया। बताइए क्या है? हुई टेस्टोन ब्रिज है कि नहीं? यस है, अभी आपने देखा। तो ऊपर वाला जो चित्र है वो एक प्रकार का क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज है। नहीं समझ आया? फिर से मैं एक बार बोल देता हूं इसको। देखिए ये पॉइंट M है हमारा, दिस इज पॉइंट M। पॉइंट M मान लिया हमने। यहां पर मान लेते हैं पॉइंट P है, यहां पर मान लेते हैं हम लोग ये पॉइंट N है, और यहां पर हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट O है। ओके, अब M से चलिए, M से P एक कैपेसिटर, तो ये M है और ये P है, तो M से P एक कैपेसिटर, ये देखिए एक कैपेसिटर कितने माइक्रोफैराड? 12 माइक्रोफैराड। तो M से P तक चले। अब M से देखिए O तक, M से O तक जाएंगे तो एक कैपेसिटर, M से O तक, तो M से O तक जाएंगे तो एक कैपेसिटर हमें मिलेगा। ये देखिए एक कैपेसिटर मिला, कितना? 12 माइक्रोफैराड का, 12 माइक्रोफैराड। उसके बाद M से P गए, M से O गए। अब देखिए P से O चलेंगे, P से O एक कैपेसिटर, तो ये P है और ये O है, तो P से O चलिए, P से O चल रहे हैं एक कैपेसिटर, कितना? 12 माइक्रोफैराड का। उसी तरह P से N तक, ये देखिए P से N तक ऊपर चलिए एक कैपेसिटर, ये P ये N, P से N तक चलिए, P से N तक चलेंगे तो एक कैपेसिटर मिलेगा हमें। P से N तक एक कैपेसिटर 12 माइक्रोफैराड का। उसी तरह
O से N तक चलिए, O से N तक एक कैपेसिटर 12, ये O है और ये N है, एक कैपेसिटर हमें मिला 12 माइक्रोफराड का, 12 माइक्रोफराड। अब बताइए ये हमारा क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं? आंसर ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज है तो आप देख लीजिए ये संतुलन में है कि नहीं। तो देख लीजिए ये C1 ये C2 12/12 1, ये C3 ये C4 12/12 1, यानी C1 और C2 का अनुपात C3 और C4 के अनुपात के बराबर है, यानी इस दोनों का अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब ये संतुलन में है, संतुलन में है तो पॉइंट P और O का विभव बराबर होगा, विभव बराबर होगा तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो ये यूजलेस हो जाएगा, बीच वाला को निकाल कर फेंक देंगे तो ये दोनों 12-12 श्रेणी में आएगा तो 6 होगा, ये 12-12 श्रेणी में आएगा 6 होगा, फिर 6-6 समांतर में होगा 6-6 12 हो जाएगा। तो आपके दिमाग में भी तो सेट हो गया ना, ये सेट हो जाएगा ये, यदि आप प्रैक्टिस सही से कीजिएगा। देखिए अब हम यहां पर लिखेंगे चूंकि दिया गया चित्र, दिया गया जाल या नेटवर्क व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है जो संतुलन में है, जो संतुलन में है। अतः बीच वाला जो कैपेसिटर है वो यूजलेस है, अतः बीच वाला कैपेसिटर यूजलेस है, यूजलेस। अब यूजलेस है तो इसको यहां से निकालिए और टेबल पर रख दीजिए, भाई तुम आराम करो। ओके आइए, तो ये यूजलेस है तो इसको हटाइए, अब हमारा फिगर ये बन जाएगा, दिस इज पॉइंट M, यहां से कैपेसिटर, ये देखिए यहां से कैपेसिटर और यहां से कैपेसिटर, दिस इज पॉइंट N। सभी कितना है 12 माइक्रोफराड, ये 12 माइक्रोफराड है, ये भी 12 माइक्रोफराड, ये भी 12 माइक्रोफराड और ये भी 12 माइक्रोफराड। अब इसको सही से कर लीजिए, देखिए ये और ये किस में, श्रेणी में, या सही से कर लीजिए M, पॉइंट M है तो पॉइंट M से कितना रास्ता, 2 रास्ता N के लिए, ये ऊपर से चलिए कितना 2 आएगा और ये कहां पहुंच गए N पर, नीचे से चलिए 1 2, ये दिखाई से 2 कैपेसिटर आएगा और N तक पहुंच जाएंगे, 2 कैपेसिटर आया और N तक पहुंच गए, कितना कितने 12 माइक्रोफराड, ये भी 12 माइक्रोफराड, ये भी 12 माइक्रोफराड और ये भी 12 माइक्रोफराड। अब देख लीजिए ये 12-12 श्रेणी में है तो दोनों की धारिता समान है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे CS बराबर C/N, C कितने 12N, कैपेसिटर की संख्या कितनी है 1 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 6, तो इस दोनों को जोड़कर कितना आया 6 माइक्रोफराड आया, और ये दोनों भी श्रेणी में तो कितना आएगा 6 ही आएगा 6 माइक्रोफराड, दिस इज पॉइंट N। देखिए 6 दोनों समांतर है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे C1 + C2 तो 6 12 हो जाएगा, तो ये पर टोटल धारिता हमारा कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफराड, पॉइंट M और N के बीच, ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारा है इस तरह का सवाल, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, दोनों मान लीजिए ऊपर ये कैपेसिटर नहीं दिया गया यहां, तब क्या होगा, तो कल के लेक्चर वीडियो मैंने बताया था, तब हम लोग डील कर लेते आसानी से। यदि यहां भी नहीं दिया गया, यहां भी नहीं दिया गया है, तब क्या होगा, तब तो और आसानी से हम लोग डील कर लेते हैं। तब तीनों ये 12 12 12 तीनों समांतर आ जाएगा, तो 12 12 24 12 36 हो जाएगा, समांतर आ जाता है तीनों ना। यदि दोनों में होगा, यहां भी होगा और यहां भी कैपेसिटर होगा, तो समझ लीजिए वो अपने आप में एक व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। अब व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम चेक करना है कि वो संतुलन में है कि नहीं। C1 C2 का अनुपात C3 और C4 के अनुपात के बराबर होगा तो वो संतुलन में होगा, जो ही संतुलन में होगा तो बीच वाले को निकाल कर फेंक देंगे हम लोग। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 2018 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये जो 4 हमारा है ये 2018 में पूछा हुआ है। देखिए क्या किया गया है, ये दे दिया 12 की जगह 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड। आंसर फटाफट बोल दीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 2 2 4 4 का 2, 4 4 का 2, कितना 2 2 4 हो जाएगा आंसर। फटाक से आंसर आप बोल सकते हैं, नहीं तो तरीका से आ जाइए। और ये जो बीच वाला ये 10 दे दिया गया, क्या फर्क पड़ता है ये 25 हो या 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको उखाड़ कर हमें फेंकनी है। आइए हमने फिर से उसी तरीका, सब चीज वही होगा क्योंकि तरीका तो वही होगा हमारा, क्योंकि इसका देखिए क्वेश्चन वही है, बस डाटा चेंज है, तरीका वही होगा हमारा। ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और जो P से O है, देखिए P से O ये कितना है 10, तो P से O वाला 10। अब बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, संतुलन में है कि नहीं है, क्योंकि 4/4 1, 4/4 1 संतुलन में। संतुलन में तो बीच वाला ये 10 माइक्रोफैराड को क्या करते हैं, टेबल पर रख देते हैं फिर से, तो इसको ही निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 10 माइक्रोफैराड को हमने निकाल लिया, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, और बीच वाला जो ये 10 माइक्रोफैराड है इसको हमने हटा दिया। ये देखिए इसी तरह ये 4 हो जाएगा, ये 4 4 4। अभी देखिए 4 4 है, श्रेणी में है, तो C की जगह 4 दीजिए, कितना आ जाएगा 2। तो इस दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे इस दोनों को 2 आएगा, 2 माइक्रोफैराड, 2 2 दोनों समांतर हो गया, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इसी तरह का तो था, बस उसका आज इसका फॉर्मेशन चेंज कर दिया गया। 2018 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है आपके बोर्ड के दौरान। देखिए कितना इजी है, समय लग रहा है नहीं लग रहा है, 5 सेकंड मुश्किल से लगेगा, जरूरी नहीं है। वहां पर आप क्या कीजिए कि केवल ये लिखिए, ये बनाइए और ये लिखकर डायरेक्ट ये कर दीजिए आप, फिर भी आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, श्योर दे दिया जाएगा मार्क्स। और 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो ये DPP 9 में ये 4 ही सवाल है, उसके बाद शॉर्ट सवाल है, और सभी शॉर्ट सवाल आपको बताया गया है कि समांतर पट्टिका संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। दूसरे प्लेट का कार्य है कि विभव को घटाकर धारिता को बढ़ा देना। समविभवी तल क्या है ये मैंने डिटेल में बताया था आपको, इसकी 4-5 विशेषता भी हमने बताया। विभवांतर का परिभाषा हमने लिखाया, इसका मात्रक और बीमा क्या होगा, जो मात्रक और बीमा विभव का होता है वही विभवांतर का होगा। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में अंतर स्पष्ट करें, तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र सदिश है और विद्युत विभव अदिश है। विद्युत क्षेत्र एकांक चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, लेकिन विद्युत विभव एकांक चार्ज को विद्युत क्षेत्र में लाने में क्या गया कार्य है। उसके बाद धारिता से क्या समझते हैं, धारिता का परिभाषा हमने लिखा है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा किलोवाट आवर क्या है, दोनों ऊर्जा का मात्रक है, ये भी मैंने बताया था लेक्चर वीडियो में। किसी पॉइंट पर विद्युत विभव से क्या समझते हैं, विद्युत विभव का परिभाषा पूछ रहा था, चैप्टर के शुरू में ही हमने बताया था। ये सारे क्वेश्चंस आप बताया गया है, बस मैंने ऐसे दे दिया, जगह बाकी था हमने दे दिया ये, ताकि आप प्रैक्टिस कर ले। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये सब कोई बड़ी चीज है। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ये देखिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। मान लीजिए कि यहां से ये चीज है, ये चीजें यहां से दे दी गई है ऐसे, और एक चीजें यहां से ऐसे दे दी गई है, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही होगा, पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि एक नीचे वाला यहां से हमेशा नीचे ही जाता, भाई यहां से ऊपर वाला भी जा, ऊपर होकर भी जा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये DPP 9 का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब DPP 8 का 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूं। DPP 8 का 2 क्वेश्चन, 8 और 9 क्वेश्चन। DPP 8 का, ये DPP 8 का 8वां क्वेश्चन, ये DPP 8 का है, जो कि पिछले लेक्चर वीडियो मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित था। आइए
हम लोग इसको करते हैं, दिस इज पॉइंट M, ये पॉइंट MN, यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ओके। उसके बाद यहां भी एक कैपेसिटर है, यहां भी एक कैपेसिटर है। ये देखिए ये 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 माइक्रोफैराड, दिस इज ऑल्सो 6 माइक्रोफैराड। एक यहां से 20 से गई हुई है, ये 20 से एक लाइनें गई हुई है, एक लाइनें यहां से गई हुई है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर बीचों बीच लगा हुआ है। ये देखिए ये 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 माइक्रोफैराड है, सॉरी ये सभी 3 है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड, और ये भी हमारा 3 माइक्रोफैराड है, और ये भी 3 माइक्रोफैराड है, ओके। अब कहता है पॉइंट M और N के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। बड़ा सिंपल है, आइए ये हमारा पॉइंट M है। अब सबसे पहले ऊपर वाला देखिए, ये दोनों किसमें है, श्रेणी में, श्रेणी में है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये फॉर्मूला CS बराबर C/M, क्यों, क्योंकि धारिता दोनों की समान है, इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। धारिता समान ही होता है, ये 6 होता है, ये 4 होता है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस दोनों को मिलाकर टोटल कितना होगा, C/M, C की जगह कितना होगा 6, और N की जगह 2 कैपेसिटर, 1 2 2 बराबर 3। तो इस दोनों को मिलाकर सिंगल हम कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, सिंगल 3 लिख सकते हैं, ओके। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला भी 6 6, ये दोनों श्रेणी में, दोनों को मिलाकर सिंगल कितना लिख सकते हैं, दोनों को मिला ये 3 माइक्रोफैराड, ये दोनों 6 6 श्रेणी में, तो ये भी 3 माइक्रोफैराड। अब बीच वाला को गौर से देखिए, ये बीच वाला, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, देख रहे हैं। ये पॉइंट मान लीजिए P, इस पॉइंट को मान लीजिए O। देखिए एक M से P जा रहा है, करके देख लीजिए ना, ये M है, ये M है, ये P है, ये N है, और ये O है। देख लीजिए एक M से P जा रहा है, तो M से P ऐसे जा रहा है, एक कैपेसिटर, ओके। एक जा रहा है, ये देखिए ये भी M है, ये पॉइंट ये भी M है, क्योंकि ये पूरा M है। M से एक O जा रहा है, M से एक O जा रहा है, M से O जा रहा है, ओके। उसके बाद P से O आ रहा है, P से O, P से O, P से O आ रहा है। एक P से ये देखिए N पर जा रहा है, P से N, P से N जा रहा है, और एक O से N जा रहा है, O से N जा रहा है। देखिए ये हमारा बीच वाला, ये जो बीच वाला ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, और संतुलन में है कि नहीं। देखिए ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 संतुलन में। देखिए इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर हो, कि 3/3 1, 3/3 1, अनुपात बराबर है। तो बीच वाला को उखाड़ कर क्या करते हैं हम लोग, फेंक देते हैं, क्योंकि संतुलन में। अब बीच वाला को उखाड़ कर फेंकेंगे तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास केवल ये दोनों बचा। ये देखिए ये दोनों बचा, कितना 3 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज 3 माइक्रोफैराड। ये भी 3 माइक्रोफैराड और ये भी 3 माइक्रोफैराड, ओके। बीच वाला हमने उखाड़ कर फेंक दिया, क्यों फेंक दिया, क्योंकि संतुलन में है, व्हीटस्टोन ब्रिज है बीच वाला। ये जो बीच वाला फॉर्मेशन है नेटवर्क, ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, इसलिए हमने बीच वाले को उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि संतुलन में था। अब आप कर लीजिए, ये पॉइंट M, ऊपर वाला कितना है 3 माइक्रोफैराड, नीचे वाला कितना है, नीचे वाला हमारा 3 माइक्रोफैराड है,
पॉइंट एम है। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों श्रेणी में है, तो श्रेणी में है तो कौन सा फॉर्मूला, सी बाय एन होगा। सी कितना है, 3 है और एन कैपेसिटर कितना है, 1 2, तो 3/2। तो इस दोनों को अकेले कितना लिख सकते हैं, 3/2। ये देखिए 3/2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके, यानी 1.5 माइक्रोफैराड। और इस दोनों को भी अकेले देखिए 3 है श्रेणी में, इस दोनों को भी लिख सकते हैं 3/2, 1.5 माइक्रोफैराड। ये देखिए 3/2 माइक्रोफैराड। ओके, अब पॉइंट एम और एन के बीच टोटल धारिता कितना होगा, देखिए सब यहां पर क्या है, ये सब समांतर है, तो समांतर में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी सबको जोड़ देंगे। देखिए 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये 1.5 है, 3/2 का मतलब 1.5, ये 1.5 तो 1.5 3 6 3 9, यानी कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये देख, नहीं समझ आया भाई, ये 3 चारों समांतर में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए ये 3 और ये 1.5 कितना, 4.5, 4.5 में फिर 1.5 को जोड़ेंगे कितना, 6, और 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 माइक्रोफैराड। तो इसकी टोटल धारिता कितनी हो जाएगी, 9 माइक्रोफैराड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट कुछ नहीं है ज्यादा, इसी तरह का सवाल है नेक्स्ट। तो 9 नंबर आप बना लीजिएगा, उसमें भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, आप कर लीजिए उसको 9 नंबर को। आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो 35 में हम लोग कैपेसिटर पर जो भाषा वाला सवाल है कुछ उसको भी लेकर आएंगे। वहां से भी आपका बोर्ड 2018 में पूछा हुआ है और पीछे भी कई बार पूछा हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल।